हेलो नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल श्योर फिजिक्स में। हमने 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म करके करंट इलेक्ट्रिसिटी कल की वीडियो में शुरू किया था और लास्ट टाइम हमने एक एक्सप्रेशन किया था किसके लिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और एक नया टॉपिक ये है रिलेशन बिटवीन current, electric current and drift velocity. Relation between electric current and drift velocity. Let us consider a conductor of length L and cross-sectional area A. Let L is length of any conductor, capital A is area of cross section, and suppose n, small n जो है, this is number density of free इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स? उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हम निकाल सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। सो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स? NaL। देखिए n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है यूनिट वॉल्यूम में, तो कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है? Al। तो Al वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? n इंटू Al। ये तो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम ये है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा n इंटू Al। ओके, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इन पे? टोटल चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? ENAL। क्योंकि यहां पर जो E है ये क्या लिया हमने? चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे? ENAL। मान लीजिए ये टोटल चार्ज इसके अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, और जब ये चार्ज इस कंडक्टर में फ्लो करेगा तो इसके अंदर करंट बनेगा। तो व्हाट विल बी द करंट? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। सपोज दिस टोटल चार्ज टेक्स टाइम t टू क्रॉस दिस कंडक्टर। मान लो ये टोटल चार्ज q है, ये t टाइम लेता है इस कंडक्टर को क्रॉस करने में, तो करंट हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टाइम। सो चार्ज इज ENAL अपॉन t। यहां पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट L और टोटल टाइम T। तो हम इस L अपॉन T की जगह क्या रख सकते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो करंट बिकम्स ENA और L बाई T की जगह VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो रिलेशन आ गया I इज इक्वल टू ANE VD। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आगे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कल हमने एक्सप्रेशन किया था VD इज इक्वल टू EV बाई M इंटू टा। नेगेटिव साइन नहीं ले रहे क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिर्फ, तो VD इज इक्वल टू E बाई M इंटू टा। सो करंट में रखेंगे तो A
एन ई और वीडी की जगह ई बाई एम इंटू टा. सो करंट बिकम्स ए एन ई स्क्वायर ई टा बाई एम. ये एक रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, I इज इक्वल टू ए एन ई डी. और उसको फिर आगे भी हम फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं. आगे चल के हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, वहां पे ये चीज काम आएगी आपको. इसी से ओम्स लॉ का हम डिडक्शन करेंगे. तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसके बाद. और वो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है, आई होप ये समझ में आ गया आपको. ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने जा रहे हैं, वेरी सिंपल टॉपिक, करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी. देखिए जो डेंसिटी होती है, ज्यादातर डेंसिटी हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. जैसे मास डेंसिटी है तो हम क्या बोलते हैं उसको, मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, या जैसे चार्ज डेंसिटी थी, तीन तरह की पढ़ी थी हमने, लीनियर चार्ज डेंसिटी, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम. तो डेंसिटी जब भी वर्ड आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम ये लेते हैं. तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी क्या है? देखिए आपने करंट के बारे में पढ़ा कि फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट. तो फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट. और किसी भी कंडक्टर में, खासकर सॉलिड कंडक्टर जो होते हैं, उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड दीज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स. ये चार्ज कैरियर्स हैं. ठीक है, तो जब ये फ्लो करते हैं तो ये पूरे क्रॉस सेक्शन में फ्लो करते हैं. कोई भी क्रॉस सेक्शन है, जैसे क्रॉस सेक्शन है, तो ये सभी चार्ज कैरियर इस पूरे क्रॉस सेक्शन से फ्लो करके जाएंगे. किस तरह से? जैसे किसी पाइप के अंदर से पानी फ्लो करता है तो पूरे क्रॉस सेक्शन से पानी की स्ट्रीम लाइंस आती है. उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, जो चार्ज कैरियर्स का फ्लो है, वो पूरे क्रॉस सेक्शन से होगा. ओके, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या होगी कि मान लीजिए ये चार्ज इसमें से फ्लो कर रहे हैं तो करंट बन रहा है आई. ओके, आई करंट बन रहा है. एंड दिस इज एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया. ये कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया इस कंडक्टर का. दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब आपने देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चीज और पढ़ी थी, एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर, हालांकि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में हम एरिया को वेक्टर मान सकते हैं. और हमने एरिया की डायरेक्शन जो बताई थी उसके ऊपर जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उसके अलोंग होती है. करंट डेंसिटी क्या है, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं कि करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज the amount of electric current flowing per unit area around that point. Around that point, provided, एक चीज और है इसके अंदर, provided the area is held perpendicular to the direction of electric current. Held perpendicular to the direction of electric current. तो जो पॉइंट हमने लिया है ना, जैसे हमने ये पॉइंट लिया है, ये इस क्रॉस सेक्शन पे, तो इस पॉइंट के अराउंड जो ये क्रॉस सेक्शन टोटल एरिया है, मान लो टोटल एरिया अभी कितना है, ए है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए. ठीक है, तो करंट इसके परपेंडिकुलर जा रहा है इसके एरिया के, तो करंट डेंसिटी क्या होगी, जे इज इक्वल टू, करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया. तो मैंने क्या बताया, करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट is the amount of electric current flowing per unit area around that point. Current flowing per unit area around this point, provided the area is held perpendicular to the direction of electric current. तो करंट डेंसिटी होगी करंट अपॉन एरिया. तो ये पॉइंट है, इसके अराउंड जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो करंट बन रहा है. तो पर यूनिट एरिया इस अराउंड कितना चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है, कितना करंट पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है,
इस एरिया के अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड, उसे कहते हैं करंट डेंसिटी। सो करंट अपॉन एरिया, अब हमने ये भी पढ़ा था अभी अभी, ए एन ई वी डी, क्योंकि I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, ये भी अभी पढ़ा था हमने, अपॉन एरिया। तो एरिया कैंसिल हो गया, सो J इज इक्वल टू एन ई वी डी, J इज इक्वल टू एन ई वी डी। हम ये भी लिख सकते हैं एन ई वी डी की जगह ई ई बाई एम इंटू टा, तो J क्या हो गया एन ई स्केयर ई टा बाई एम। फिलहाल इसको हम यहीं छोड़ रहे हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम आगे चल के करेंगे तो इसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी कुछ एक रिलेशंस करने के लिए, ठीक है, तो वो आगे हम इसको करेंगे, आप इसको नोट कर लें, और अगले जो हम वीडियो भेजेंगे उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी दोबारा से, तो वो भी करेंगे। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यस, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हालांकि करंट स्केलर क्वांटिटी है, बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट इज करंट अपॉन एरिया। तो करंट की क्या होती है एम्पियर, और एरिया की मीटर स्क्वायर, सो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये करंट डेंसिटी की एसआई यूनिट है। ओके, क्लियर। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। करंट, अभी हमने क्या किया, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, इसके बारे में। अब इस यूनिट का जो मेन टॉपिक है, जो आप लोग 10th क्लास में भी कर चुके हो, गैस करोगे कि कौन सा टॉपिक था जो आप 10th क्लास में भी कर चुके हैं, वेरी पॉपुलर टॉपिक, उसका प्रैक्टिकल भी हम करते हैं, एंड दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमें नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं ओम्स लॉ, वो ध्यान से समझें और नोट कर लेना इसको। ये कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर को हमने एक सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, सोर्स ऑफ ईएमएफ या वोल्टेज, ओके। यहां पर हम एक की लगा देंगे, सीरीज में एमीटर। देखो इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस विच इज नोन एज एमीटर, एमीटर उसको बोलते हैं, ठीक है। और वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, या वोल्टेज इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। और इनके भी कनेक्शन के रूल होते हैं, ये ध्यान से सुन लो। एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में लगता है, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एंड वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस द रेजिस्टर। मतलब वो कंडक्टर या रेजिस्टर के पैरेलल में लगता है वोल्टमीटर, और एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, ओके। ये हमारे पास सेल बैटरी है, ये सोर्स है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का, ईएमएफ का, और ये की है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, at constant temperature, electric current flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference provided across its two ends, and provided the physical condition, या physical, you can say parameters, physical parameters like length,
एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए कोई भी लॉ जो होता है ना, किसी भी लॉ में, किसी भी स्टेटमेंट में एक एक वर्ड का मीनिंग होते हैं। यदि हम एक वर्ड को भी, एक कंडीशन को भी ओमिट करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो लॉ वैलिड ही नहीं होगा, लॉ लागू ही नहीं होगा। ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो पहला तो कंडीशन यही है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इफ टेम्परेचर इज वेरिएबल, टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, ओम्स लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल। ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा वो भी आपको पता चलेगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, सपोज इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, आई करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड अक्रॉस इट्स टू एंड्स। इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया हुआ है, उस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, provided the physical parameters like length, area etc remains constant। मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा नहीं हो कि नॉन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए और लेंथ फिक्स होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वेरिएबल लेंथ हम खींच रहे हैं, उसकी थिकनेस को कम ज्यादा कर रहे हैं, तो भी ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो गिवन कंडक्टर के लिए, मेरा मतलब इसमें यहाँ पे कहने का कि गिवन कंडक्टर के लिए जिसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहे उसमें और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल I proportional to V और V proportional to I, and V is proportionality साइन हटाएंगे हम तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वो R है। यहां पर R क्या है, R is constant of proportionality and is called, और इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर। रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी। तो यहां पर R इज इक्वल टू क्या आ गया, V अपॉन I, और ये क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट। हम क्या कह रहे हैं, R इज constant of proportionality, so R is equal to V upon I, this is constant। It means to say if voltage is doubled in a given conductor, current also get doubled। if voltage is halved, current also becomes halved। so whatever is the change in voltage, the same change will be in the current। यदि आप वोल्टेज को दो गुना करते हो तो करंट भी दो गुना, वोल्टेज को आधा करोगे तो करंट भी आधा। that's why voltage and current are directly proportional। सो यहां पर जो इनका रेशियो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, और उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। यदि हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है यहाँ पे वोल्टेज और करंट का ग्राफ प्लॉट करते हैं। इधर हम लेते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हैं, और इधर हम ले रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज। इधर करंट, इधर वोल्टेज, सो द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा बिकॉज करंट एंड वोल्टेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो करंट वोल्टेज डबल, करंट डबल, वोल्टेज 3 times, करंट 3 times, so current and voltage are directly proportional, so the graph will be a straight line। इधर हमने करंट लिया है, इधर हमने वोल्टेज ली है, तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। इससे हम एक चीज और निकाल सकते हैं ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए अभी हमने क्या बताया कि V और I का रेशियो रेजिस्टेंस होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है करंट को अपोज करने की। तो हम इस ग्राफ का स्लोप, स्ट्रेट लाइन है तो हम इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ ग्राफ का स्लोप देखिए, स्लोप किससे निकलता है, tan थीटा से। हम मान लो कोई दो वोल्टेज ले लेते हैं, जैसे ये वोल्टेज V1 है, इस V1 वोल्टेज पे मान लो करंट की वैल्यू कितनी है I1, और जब वोल्टेज कितनी हो गई V2, थोड़ा और आगे ले लेते हैं, वोल्टेज हो गई V2, तो करंट मान लो कितना हो गया
I2। V1 वोल्टेज पे करंट I1 है और V2 वोल्टेज पे करंट I2। V1 पे I1 और V2 पे I2। तो देखो ये एक ट्राइंगल बन गया। सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस इज V2 माइनस V1 एंड दिस इज I2 माइनस I1। तो इस ट्राइंगल से हम इसका स्लोप निकालेंगे, इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप इज tan थीटा और ये क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी कि चेंज इन करंट अपॉन बेस चेंज इन वोल्टेज। सो स्लोप इज चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन वोल्टेज। तो हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन वोल्टेज। सो स्लोप इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस। So resistance is 1 upon slope। तो रेजिस्टेंस इज 1 अपॉन स्लोप। तो इसका स्लोप जो होगा वो हमें रेजिस्टेंस देगा, इसका स्लोप जो होगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। यदि हमने y एक्सिस के अलोंग करंट, x एक्सिस के अलोंग वोल्टेज लिए तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा उसका रेसिप्रोकल हमें क्या देगा रेजिस्टेंस देगा। तो हम रेजिस्टेंस के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में अभी पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। इफ यू रियली लाइक द वीडियोस देन शेयर, सब्सक्राइब एंड more likes। Okay, thank you। Okay, bye, dude.